हेलो वेलकम बैक, वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। हेलो गाइज, आज का मेरा टॉपिक डिस्कशन है कि कल वाले टॉपिक को जो हमने करा था, कल वाले सारे थ्योरेटिकल फैक्ट्स हमने आपको दिए थे। आज हम पूरे डाटा के साथ आए हैं कि कौन सा डाटा किस चीज़ के लिए है, कितना वैल्यू है, किसका क्या नाम है, कितना परसेंट किसका सिनेरियो है, पावर की लॉस किस तरीके से होता है, हाई वोल्टेज क्यों करते हैं। तो बहुत सारे आज क्वेश्चन हैं जिसको आज करेंगे। यानी कल हमने एक चीज़ देख लिया, पावर सिस्टम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन। अब यहाँ से बात की जाए तो एक एक सिस्टम को मैं बात करता हूँ कि जनरेशन की, जैसे मैंने बात किया था, जनरेट होगा तो ट्रांसमिट होगा, देन डिस्ट्रीब्यूट होगा, देन यूटिलाइज होगा। तो सबसे पहले जनरेशन की कंपनी कौन कौन सी है। अगर जनरेशन की कंपनी की हमने बात किया तो हमने ये बोला जनरेशन के अंदर आती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो होती है आपकी कंपनी आती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी में कौन है, एनटीपीसी, ठीक है, एनटीपीसी। उसके बाद आप करोगे तो स्टेट गवर्नमेंट की आती है, स्टेट गवर्नमेंट की भी आती है आपकी। क्या ये जनरेशन स्टेट गवर्नमेंट भी करती है क्या, जैसे कि जेनको, जेनको जितना है ये स्टेट गवर्नमेंट का जनरेशन सिस्टम है। जेनको जितना आपको दिख रहा है ये स्टेट गवर्नमेंट का जनरेशन सिस्टम है। और अगर आप बात करें प्राइवेट सेक्टर की, प्राइवेट सेक्टर की कि जनरेशन कौन करता है प्राइवेट में, तो ये मेनली कौन करते हैं हमारे, जैसे टाटा पावर, है ना। टाटा पावर ये कंपनी ये भी जनरेट करती है। रिलायंस पावर, रिलायंस भी पावर को क्या करता है, जनरेट करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो जनरेशन में इन्वॉल्व हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है और प्राइवेट सेक्टर भी है। आगे हम ये भी देखेंगे कि किससे कितना परसेंट का जनरेशन होता है, उसका सिनेरियो देखेंगे कि विंड कितना कर रहा है, सोलर कितना कर रहा है ना, आपका हाइड्रो कितना कर रहा है और आपका थर्मल पावर प्लांट से कितना हो रहा है। तो इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। चलिए नेक्स्ट बात है ट्रांसमिशन की। तो ट्रांसमिशन का सबसे बड़ा एक ही है कंपनी, पावर ग्रिड। पावर ग्रिड, पावर ग्रिड पूरे इंडिया में ट्रांसमिशन का काम देखती है। इसके साथ वेंडर बहुत जुड़े हैं जो बहुत जगह ट्रांसमिशन का काम करती है, बहुत सारी ट्रांसमिशन की कंपनी है, लेकिन वो इसके साथ वेंडर में जुड़ी है। हमेशा मेन जो है आप लीड रोल करने वाला हमेशा कौन है इंडिया में, पावर ग्रिड ही देखती है ट्रांसमिशन का सारा काम। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ पे कई सारे पार्ट डिस्ट्रीब्यूशन में बढ़ जाते हैं। कौन कौन सा बढ़ जाते हैं अगर यहाँ बात की जाए तो जो एक है जैसे कि नॉर्थ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, साउथ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट है ईस्ट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट बात की जाए वेस्ट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट बात की जाए सेंट्रल पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इस तरीके से हैं जो पावर डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है। मेनली इसमें हमारी कितनी कंपनियां हैं, 5, टोटल 5 कंपनियां हैं जो देखती है डिस्ट्रीब्यूशन का काम, है ना। आगे बात की जाए यूटिलाइजेशन, तो यहाँ पे तो आपका यूटिलाइजेशन कौन है जी, अब बताएं यूटिलाइजेशन कौन है। तो यूटिलाइजेशन में कोई नहीं, हम सारे कंज्यूमर हैं, है ना। अभी जैसे लाइट अब आपको जल रहा है, ये यूटिलाइजेशन ही तो है, हर घर में आ रहा है, कहीं चक्की चल रही है, कहीं मिल चल रहा है, कहीं कुछ और इंडस्ट्री चल रहा है, तो ये यूटिलाइजेशन है। यूटिलाइजेशन की अगर बात की जाए तो ध्यान रखें 70% यूटिलाइजेशन इलेक्ट्रिकल का जो होता है मैकेनिकल लोड के लिए होता है। अगर बात की जाए 70% लोड जो है वो कैसा है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, ये मैकेनिकल लोड है। ये कैसा लोड है, मैकेनिकल लोड। आप कहोगे मैकेनिकल लोड में कैसा लोड आता है, यूटिलाइजेशन का 70%। और मैकेनिकल लोड में कैसा, जैसे कि मोटर का चलना, आपके घरों में सीलिंग फैन का चलना, है ना। ये मोटर आप पानी के लिए जो आप पानी भेजते हो ऊपर, वो सिंगल फेज मोटर का यूज करते हो। ओके, अब मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा कि जेनरेशन जो होता है इंडिया में और जेनरेशन का सिनेरियो क्या है, कौन कितना परसेंट जेनरेट करता है, पहला चीज। दूसरा यानी जेनरेशन के बारे में देखेंगे परसेंटेज इसका। दूसरा पॉइंट मुझे इसी में देखना है क्या कि जब ये जेनरेट कर रहा है तो उसमें हमने जनरेशन का इंडिया में वोल्टेज लेवल कौन कौन सा है,
क्या 11 kV भी है या फिर इससे भी ज़्यादा भी है या इससे कम भी है, और 11 kV है तो क्यों इसी को प्रीफर किया जाता है। थर्ड वन पॉइंट हम यहाँ देखेंगे कि ट्रांसमिशन के लिए हाई वोल्टेज को क्यों प्रीफर किया जाता है, ठीक है ना, ये भी चीजें एक है, तो हाई वोल्टेज प्रेफरेंस किए जाते हैं, तो ये पॉइंट, तो पहले इस पॉइंट को देखते हैं, आगे फिर चीजों को हम डिस्कस करेंगे। ओके, अब मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ आपका पहला कि जनरेशन का परसेंटेज क्या है, जनरेशन का परसेंटेज कितना है इंडिया में, किस किस के द्वारा कितना है। तो यहाँ बात करें इन इंडिया जनरेशन सिनेरियो जो अगर देखा जाए तो फिसल ऑयल है ना, जिसमें कोयले और ऑयल से रिलेटेड है, ये 64% है। हाइड्रो 13%, पहले 20% था था, अब हाइड्रो कमा है, क्यों, क्योंकि हमारा सोलर और विंड की कैपेसिटी बढ़ गई है। सोलर और विंड की कैपेसिटी देखिए, जहां 10 था वो बढ़ के 17% हो गया, और जहां पे आपका हाइड्रो का कैपेसिटी पहले 20% 21% हुआ करता था, वो घट के करंट सिनेरियो में 13% तक आ गया है, ठीक है ना, क्योंकि हमने सोलर पे विंड पे बहुत ज़्यादा काम किया अभी के डेट में, है ना। उसके बाद सोलर न्यूक्लियर की बात करें तो अप्रॉक्स 2% 2.5% इसका कैपेसिटी है। एंड अदर बायो और टाइडल की बात करें, अदर में हम टोटल लगते हैं 4% के अप्रॉक्स, है ना। ये है परसेंटेज आज के डेट में। अगर आपको ये ग्राफ पे ऊपर देखना है तो देखिए आपके डिस्प्ले पे जो अभी ग्राफ है, ये देखिए जो सिनेरियो बना हुआ है सबका परसेंटेज कुछ इस तरीके से सिनेरियो है हमारे इंडिया के अंदर। आई होप इसको आपने देख लिया। चलिए यहाँ पे बात की जाए, ये टोटल इंडिया में टोटल इंस्टॉल्ड जो कैपेसिटी इस टाइम वो कितना मेगावाट की है इंडिया में, प्रेजेंटली इंडिया में। ये जो है मैं डाटा बता रहा हूँ 30/4/2020 का डाटा बता रहा हूँ। 30/4 आप कहें तो यहाँ पे 30 अप्रैल यानी आपका चौथा महीना कंप्लीट ही ऑलमोस्ट हो रहा है 2020 में। एमएनआरई का डाटा है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी का डाटा है ये, क्या कि इंडिया जो प्रोड्यूस कर रहा है अभी 3,70,348 मेगावाट टोटल, है ना। टोटल कितना, लगभग पौने 4 लाख का आप कह सकते हो, 4.25 लाख मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी इंडिया भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा चीजें होती है कि क्या है, देखिए पावर सेक्टर बहुत ज़्यादा डिसाइड करता है किसी भी कंट्री का, किसी भी स्टेट का। जिसका पावर सेक्टर जितना तगड़ा होगा वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट उतनी ज़्यादा बढ़ती है। क्यों, आप किसी का एग्जांपल ले लो, किसी भी स्टेट का, जैसे आप गुजरात का एग्जांपल लेते हो तो गुजरात में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है, तो वहाँ मेन पावर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। एम्प्लॉयमेंट किस तरीके से, क्योंकि इंडस्ट्री जब भी आएगी जब उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर मिलेगा, 24 आवर की गारंटी मिलेगी इलेक्ट्रिसिटी मिलने का, तो ये सब होते हैं, तो उससे कंपनियां आती है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। तो काफ़ी मैटर करता है पावर सेक्टर, चाहिए स्टेट की बात की जाए या वर्ल्ड वाइड किसी डेवलपिंग कंट्री या डेवलप्ड कंट्री की बात की जाए, तो पावर सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा हमारे लिए है कि जनरेशन का, ये तो हमारा परसेंटेज हो गया। अब दूसरा हमने बोला था कि जनरेशन इंडिया में कितना कितना करते हैं, तो इंडिया में जनरेशन को चलिए देखते हैं। ओके, अब मैं यहाँ बात करूँ अगर वोल्टेज रेटिंग का जनरेशन का, इंडिया में अगर वोल्टेज रेटिंग जनरेशन की बात करें तो जनरेशन के देखिए इतने हमारे अलग अलग जनरेशन रेटिंग है। 6.6 kV भी जनरेट किया जाता है इंडिया के अंदर। 11 kV जो सबसे ज़्यादा प्रीफर किए जाते हैं, यही पढ़ेंगे आगे कि वाई 11 kV मोस्ट प्रीफरेबल कंडीशन होता है। और 13.2 kV भी जनरेट किया जाता है, 18 kV भी, 21 kV, 24 एंड 25। लास्टली इंडिया में लास्ट जो है हमारा 25 kV तक जनरेशन की बात कर रहा हूं मैं, ट्रांसमिशन की नहीं, जनरेशन लास्ट ये साउथ के अंदर है ना। साउथ में जो है मोस्टली जनरेट जो है आपका मैक्सिमम कह सकते हो 25 kV तक जनरेशन होता है, और ये सारे जनरेशन इंडिया में किए जाते हैं, जिसमें मोस्ट प्रीफरेबल है हमारा 11 kV। अब इसमें भी बात की जाए 11 kV की तो सबसे सूटेबल होता है, क्यों, ये कंडीशन हमारा रहेगा क्वेश्चन। दूसरा पॉइंट हम इसको डिस्कस करेंगे, ये क्यों ऐसा। दूसरी बड़ी बात यहाँ पे और देखी जाएगी क्या, कि ये सब सारा कौन सा वैल्यू है, ध्यान रहे, ये डाटा सारा कौन सा वैल्यू है, RMS वैल्यू है, सारा कौन सा वैल्यू है, RMS। ये भी चीज़ों का ध्यान रहे, क्योंकि सर्किट थ्योरी आपने बहुत अच्छे से पढ़ा था। एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी में जब भी कोई वैल्यू देता है तो वो हमेशा कौन सा है, एसी के अंदर RMS वैल्यू ही होते कंसिडर, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा वैल्यू है, RMS वैल्यू है। तो ये तो हो गया। अब हम देखते हैं कि व्हाई नॉट प्रिफर्ड हाई रेटिंग जनरेशन, है ना। जब हम ट्रांसमिशन हाई रेटिंग का करते हैं तो क्यों नहीं हम जनरेट हाई रेटिंग कर लेते हैं, ट्रांसफॉर्मर से स्टेप अप करने की जरूरत क्यों पड़ती है, तो हम उस चीज की चर्चा करते हैं, व्हाई नॉट फॉर हाई रेटिंग जनरेशन।
ओके अगर हमारे यहाँ पे देखिए कि क्या क्वेश्चंस किया गया है, यहाँ पे क्वेश्चंस ये किया गया है, व्हाई नॉट जनरेट हाई वोल्टेज, क्यों हाई वोल्टेज नहीं जनरेट किया जाता जनरेशन सिस्टम के अंदर, और मोर देन 25 kV। हालांकि प्रीफर कितना करते हैं हमेशा 11 kV, लेकिन मैक्सिमम अभी हमने बताया कितना जनरेट कर सकते हैं, करते भी हैं इंडिया में बहुत कहीं कहीं जगह, है ना, तो वो 25 kV। तो क्यों 25 kV को ही जनरेट करने की बात की गई, इससे कम या इससे ज़्यादा क्यों नहीं? कम तो होता ही है, ज़्यादा क्यों नहीं? अगर ज़्यादा की बात की तो आप समझिए जनरेशन सिस्टम में यूज़ क्या होगा जी, मशीन, क्या होगा, मशीन, और वो मशीन में कौन सा मशीन जी, जेनरेटर। कैसा होगा, जनरेटर। अब जनरेटर कौन कौन सा आएगा, ध्यान रखिए बारीकी से, डीसी जनरेटर भी होता है और एसी जनरेटर भी होता है। तो डीसी के साथ क्या प्रॉब्लम है, जो डीसी मशीन नहीं यूज किए जाते हैं, कम्यूटेशन। क्या, कम्यूटेशन, क्योंकि ब्रश के साथ जो होती है उसमें स्पार्किंग होती है, ये हैवी वोल्टेज जब इस पर टच करेगा तो हैवी स्पार्किंग के कारण कभी भी डीसी जनरेटर कभी भी प्रीफर नहीं किया जाता जनरेशन के अंदर। इसीलिए जनरेशन जितना भी होता है हमेशा कौन सा होता है, एसी जनरेटर। कौन सा होता है, एसी जनरेटर। ध्यान रहे कहीं भी जनरेशन के लिए हम डीसी प्रीफर नहीं करते हाई वोल्टेज के लिए। छोटे मोटे वोल्टेज का 200 400 500 वोल्ट 1000 वोल्टेज तक तो ठीक है, लेकिन हाई वोल्टेज के लिए कभी हम डीसी प्रीफर नहीं करते। क्यों, आग का गोला बन जाता है, स्पार्किंग होती है। ये दोनों कम्यूटेटर सेगमेंट 1 और 2 के बीच क्या होगा जी, स्पार्क होगा ब्रश के साथ, तो स्पार्किंग के कारण ये जलना शुरू कर देता है, आग का गोला बनता है, तो नहीं प्रीफर करते। जनरेशन एसी की अगर बात की जाए, एसी प्रीफर किया था। अब एसी में कौन सा, एसी में भी बहुत सारा मशीन है, क्या इंडक्शन जनरेटर नहीं, हमेशा कौन सा प्रीफर किया जाता है, सिंक्रोनस जनरेटर। हमेशा कौन सा, सिंक्रोनस जनरेटर। क्या सिंगल फेज से काम चलेगा, कभी नहीं। तो कौन सा फेज, 3 फेज। सिंगल फेज में बहुत सारा छोटा होता है, ट्रांसमिशन के लिए तो अपने को 3 फेज चाहिए, इंडस्ट्री के लिए भी 3 फेज चाहिए, तो सिंगल फेज का कोई मतलब नहीं है। तो 3 फेज सिंक्रोनस जनरेटर का यूज करते हैं जनरेशन के लिए, जिसका नाम है अल्टरनेटर भी, जिसको क्या बोलते हैं जी, अल्टरनेटर भी, यहां तक बोला जाता है। आई होप आपने जनरेशन सिस्टम देखा। अब व्हाई नॉट 11 kV, मोर देन 11 kV और मोर देन 25 kV, इसकी मैं चर्चा कर लेता हूं। यहाँ पे देखिए पावर का फॉर्मूला, अगर एस अपरेंट पावर की बात मैं करूं तो 3 इंटू V इंटू वाई, 3 इंटू वी इंटू आई होगा पर फेज वोल्टेज, और पर फेज वोल्टेज की बात की जाए, है ना। अब समझिएगा, अगर पावर को कांस्टेंट रखना है, आपने चाहा कि बहुत ज़्यादा वोल्टेज बढ़ जाए करंट घटा लूँ, इसको अगर कांस्टेंट रखना है समझिएगा, तो क्या होगा, वोल्टेज बहुत बढ़ाओगे तो करंट क्या करेगा, घटेगा। ऑब्वियसली करंट क्या होगा, रिड्यूस करेगा। किसी मशीन में अगर पावर मान लो कि आपने कि 25 मेगावाट का बनाया है या 1000 मेगावाट का कोई जनरेटर बना लिया, सपोज दैट, तो ऐसे कंडीशन में पावर को नियत रखने के लिए अभी हमने क्या किया है, करंट ज़्यादा वोल्टेज कम किया हुआ है। जनरेशन की बात हो रहा हूँ, ये ट्रांसमिशन की बात नहीं हुई है, जनरेशन की बात हो रही है। तो आपने अभी जो मैनेज किया है जो भी, तो आप चाहते हो कि वोल्टेज बढ़ा दूं और जनरेशन का करंट यहाँ पे घट जाए, लेकिन तब हो ऐसा चीज़। तो देखिए करंट जब घटेगा तो ऑब्वियसली करंट रेटिंग कब घटेगा, जब वोल्टेज बढ़ाओगे तो एरिया, कंडक्टर का एरिया, जो कंडक्टर होगा उसको घटाना पड़ेगा। कंडक्टर का एरिया यानी पतला कंडक्टर का यूज करना पड़ेगा। जहां कोई मोटा कंडक्टर का उपयोग कर रहा होगा वहां हम कहेंगे कि बहुत पतला, ऐसा पतला वाला कंडक्टर का उपयोग कीजिए, तभी ना एरिया घटेगा, तभी ना क्या होगा, एरिया घटेगा तो क्या होगा, एरिया घटेगा तो ये घटा तो करंट घटेगा, एरिया घटा तो करंट घटेगा, करंट घटा तो करंट घटा तो वोल्टेज कैपेसिटी हम बढ़ा लेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता है कि बहुत पतले तार में आप हाई वोल्टेज का काम कर लें। ये तो थ्योरी तक ठीक है कि करंट घटा, वोल्टेज बढ़ा दिए तो करंट घटा, पता, और तार का साइज आपको पतला करना पड़ेगा। तार का साइज क्या करना पड़ेगा जी, कंडक्टर का साइज पतला करना, यानी थीन। अब एकदम ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। थ्योरी तक तो ठीक लगता है, करंट कम कर दिए यानी करंट कम करने के लिए एरिया कम कर दिए, एरिया कम किए तो ठीक है I² लॉस तो होगा, लेकिन वोल्टेज का रेटिंग बढ़ गया। लेकिन अब यहाँ पे कई कंडीशन होते हैं कि एकदम अब ऐसा नहीं हो सकता है कि बहुत पतले कंडक्टर का यूज कर लेंगे अपन हाई वोल्टेज जनरेशन के लिए, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए एक कम से कम एक मिनिमम कंडक्टर का अपना रेंज होता है। तो हम देखते हैं कि जब रेंज है ही, और दूसरा हाई वोल्टेज के साथ जनरेशन में क्या होता है, जनरेटर का इंसुलेशन प्रॉब्लम। हाई वोल्टेज अगर ट्रांसमिट करना है, कहीं जनरेट करना है, तो वैसे कंडीशन में क्या होगा,
इंसुलेशन कॉस्टिंग बहुत हाई होता है और इंसुलेशन को मैनेज करना बहुत दिक्कत हो जाती है, ये भी एक प्रॉब्लम आता है। दूसरा, अगर एरिया आपने बहुत कम करने की कोशिश किया तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बहुत बढ़ेगा। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कौन सा लॉस बढ़ेगा, आई स्क्वायर पी एल बढ़ते, तो आई स्क्वायर इंटू आर, लॉस भी बढ़ा, तो लॉस बढ़ रहा है। दूसरा, बहुत कंडक्टर को बहुत पतला भी नहीं किया जा सकता एक लिमिट के बाद, है ना, तो लिमिट के बाद ये भी नहीं किया जा सकता है। तो हम जनरेशन, और दूसरा कि जनरेशन के लिए अब ये सब कंडीशन हमारा नहीं फुलफिल हो रहा है तो एक लिमिट रखते हैं कि वोल्टेज का एक लिमिट हो, है ना, वोल्टेज का एक लिमिट हो, उससे ज़्यादा अगर वोल्टेज अपन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत पतले तार से भी हम हर चीज़ को नहीं फॉलो करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है, इसीलिए क्या होता है, हम कभी भी जनरेशन के कंडीशन में 11 kV एंड मोर देन 25 kV हम नहीं रखते। 11 kV प्रीफर किया जाता है इंडिया में जनरली, लेकिन मोर देन 25 हम कभी प्रीफर नहीं करते किसी जनरेटिंग के लिए, क्योंकि इंसुलेशन प्रॉब्लम भी बहुत बड़ा होता है। वोल्टेज के लिए इंसुलेशन सोचो कितना थिक होने लगेगा, मोटा होने लगेगा, तो ये सब चीज़ें हैं, इंसुलेशन हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कभी भी जनरेशन जो है 25 kV से ज़्यादा नहीं प्रीफर करते, जबकि इंडिया में जनरेशन 11 kV नॉर्मली किया जाता है। फिर ट्रांसमिशन की बात अब आएगी कि ट्रांसमिशन में हाई वोल्टेज क्यों, तो वहाँ पे भी हम चीज़ों को देखते हैं। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ अबाउट ट्रांसमिशन में क्या पढ़ना है, जिसके लिए मैं इसको लेके आया हूँ। देखते हैं आगे। पावर ग्रिड की अगर बात की है तो ट्रांसमिशन के लिए मेन हैंडलिंग पावर किसको है, पावर ग्रिड को, चाहे इसके साथ वेंडर चाहे कितनी भी जुड़ी हो। अब नेक्स्ट है व्हाई, क्यों ट्रांसमिशन लाइन वी प्रीफर हाई वोल्टेज हाई। अब देखिए ट्रांसमिशन लाइन की अगर बात की जाए, अगर आप बात करोगे ट्रांसमिशन लाइन की, अगर आप बात करोगे, समझिएगा यहाँ से ट्रांसमिशन लाइन की, तो ट्रांसमिशन लाइन में हाई वोल्टेज के लिए इसलिए प्रीफर किया था क्योंकि जनरेट तो कितना हो गया, अगर बात की जाए यहाँ पे तो जनरेशन जो हो गया मान लीजिए 11 kV पे, है ना, AC। अब इसको ट्रांसमिट कर रहे हैं हाई वोल्टेज AC, HVAC, है ना, हाई वोल्टेज AC पे ट्रांसमिट कर रहे हैं। इसका रीजन क्या है, देखिए कंडक्टर है, ये कंडक्टर, इसका अपना तो रेजिस्टेंस होगा ना, इसके अंदर रेजिस्टेंस होगा, तो पावर की लॉस किस पे डिपेंड कर रहा है कंडक्टर में जब पावर ट्रांसफर हो रहा है, आई स्क्वायर इंटू आर, किस पे निर्भर कर रहा है, आई स्क्वायर इंटू आर। तो पावर किस पे निर्भर कर रहा है, लॉस क्षति जो मेनली किस पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पे, वोल्टेज पे। तो मेरी कोशिश होती है हमेशा कि इस वोल्टेज को कम से इस करंट को कम से कम करा जाए। तो ये करंट कैसे कम होगा, अगर कहीं पे पावर बराबर जो भेजा गया पावर एस बराबर होता है वी इंटू आई, तो मुझे पता है ये V इंटू आई है, लेकिन पावर लॉस करंट पे डिपेंड कर रहा है, तो मेरी कोशिश होगी करंट को घटा दूं और वोल्टेज को बढ़ा दूं जितना ट्रांसमिशन पावर के लिए भेजा गया। मान लो 100 यूनिट पावर भेजा गया, 100 यूनिट पावर भेजा गया जिसमें वोल्टेज है, सपोज दैट वोल्टेज है 20 और करंट है 5, तो टोटल कितने हो गए 100 बराबर किसके हैं 20 और क्रॉस 5। मुझे ये लग रहा है कि ट्रांसमिशन जो है करंट को और कम किया जा सकता है इस कंडक्टर में ट्रांसमिशन करने के लिए पावर को। तो ऐसा अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी हो तो हम क्या करते हैं 20 को बढ़ा देते हैं, पावर को मेंटेन रखने के लिए 20 को बढ़ाते हैं और इसको घटा सकते हैं। तो यानी दूसरा चॉइस क्या हो सकता है आपको, कि हो सकता है कि आप 25 इसको कर दो, है ना, और इसको क्या करो 4 कर दो, तब भी हो सकता है। या और चॉइस क्या हो सकता है 50 करो इसको 2 कर दो, ये भी तो अपॉर्चुनिटी हो सकती है ना। इसीलिए वोल्टेज लेवल बहुत बढ़ा देते हैं, करंट को क्या करते हैं कम, करंट को कम कर देने से क्या होता है पावर लॉस, इस ट्रांसमिशन लाइन के जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस है इसमें पावर लॉस घट जाता है, क्योंकि इसको आई स्क्वायर इंटू आर, अगर इस कंडक्टर में बहने वाला करंट ये है तो पावर लॉस कम हो गया, पावर का लॉस क्या हो गया कम। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं हाई वोल्टेज ट्रांसमिट करते हैं। आगे स्टडी करने का मौका मिलेगा HVDC, हालांकि HVDC वगैरह इतना नहीं पूछता, फिर भी हम कुछ कहीं कुछ चीज़ों को ऐड करेंगे कि क्या होता है ट्रांसमिशन, HVDC, HVAC, 6 वायर 12 वायर, है ना, अलग अलग तरीके होते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं, आई होप आपने समझ लिया होगा कि क्यों हाई वोल्टेज प्रीफर किया था ट्रांसमिशन के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है यहाँ पर कि ये जनरेशन तो हो गया, अब हाई वोल्टेज को किस में रखा गया, यानी समझिएगा कि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, है ना, उसके बाद अल्ट्रा हाई वोल्टेज, मॉडरेटेड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, तो किसके वैल्यू को कितना रखा जाता है ये भी ध्यान रखना है। इंडिया में कितना केवी मैक्सिमम वोल्टेज की रेटिंग रखा गया है, मैक्सिमम वोल्टेज रेटिंग इंडिया में प्रेजेंटली कितना है जी 765 केवी। इतना वोल्ट, इतना सिर्फ सोचो किलो वोल्ट सिर्फ किसका है जी वोल्टेज का,
इतना केवी का मैक्सिमम अभी इंडिया में ट्रांसमिशन हो रहा है। ट्रांसमिशन जो हो रहा है ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज का मैक्सिमम कैपेसिटी इंडिया में कितना है 765। तो हम अलग अलग वोल्टेज का रेटिंग देखेंगे। 400 को क्या बोला जाता है, 66 केवी को किस में रखा गया है ना। तो एक बार उसकी रेटिंग को हम देख लेते हैं। अब कुछ डाटा को और देख लेता हूं यहाँ पे कि किस वोल्टेज रेटिंग को क्या क्या बोला गया इंडिया में और किस तरीके से रखते हैं। देखिएगा 420, 440 या 220 वोल्ट है ना, 220 वोल्ट आपको घर में आता है। तो ये अप टू 33 केवी तक कह सकते हो। ये कौन सा सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर आता है, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर अप टू 33 केवी। ध्यान रहे ऐसा कोई आप कह सकते हो कोई ट्रूथ एकदम फिक्स नहीं है। 66 केवी भी कई बार डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज किए जाते हैं, इस चीज का भी ध्यान रहे आपको, है ना। 66 केवी के बार यूज किया जाता है, लेकिन अप टू 33 केवी बहुत फ्रीक्वेंट है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अगर बात की जाए ट्रांसमिशन में, अब 66 केवी के बाद ट्रांसमिशन हम स्टार्ट कर देते हैं और ये तीनों ट्रांसमिशन के लिए, यहाँ से यहाँ तक तीनों कहें तो ट्रांसमिशन के लिए डिस्ट्रीब्यूशन, और ये हाई वोल्टेज जो है इतना, ये ट्रांसमिशन लाइन के लिए, ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए यूज किए जाएंगे। इसमें भी अलग अलग वोल्टेज को बांट दिया गया है। कैसा, अगर 66 केवी हो, 110 केवी हो, 132 केवी हो, 220 केवी हो, तो ये ट्रांसमिशन के लिए यूज तो होता है, लेकिन इसको रखा गया एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के अंदर। क्या रखा गया, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। 275 को ये भी पहले अल्ट्रा में था, लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग इसको रखा गया मॉडर्न हाई वोल्टेज। क्या है, मॉडर्न हाई वोल्टेज। और 400 को और 465 केवी मतलब समझ रहे हो ना कि कितना हो गया जी, 765, और केवी मतलब इतना वोल्ट। आप सोचो 7,65,000 वोल्ट ये हो गया। कहाँ 420 वोल्ट की बात करते हैं, कहाँ 7,65,000 वोल्ट ट्रांसमिशन के लिए यूज किया जाता है। ये तो इसी तरीके से इसका भी तोड़ोगे तो इस तरीके से हो जाएगा। इसको अल्ट्रा हाई वोल्टेज में रखा गया है। किसको, अल्ट्रा हाई वोल्टेज, ठीक है ना। UHV बोलते हैं इसको, मॉडर्न हाई वोल्टेज बोलते हैं इसको, EHV बोलते हैं, बहुत जगह EHV बोलते हैं इसको UHV बोलते हैं। तो ये सब चीजें ध्यान रहे, है ना। तो ये आज आपने फैक्चुअल कुछ डाटा देखा जो इंडिया में पावर सिस्टम के अंदर यूज हो रहे हैं। अब हमारा जो इसके बाद जो सिलेबस होगा ना, वो सिलेबस स्टार्ट होगा केबल से, है ना। ये कुछ थ्योरेटिकल फैक्ट्स थे जो आपको मैंने डाटा दिया एज इंट्रोडक्शन। अब हम इसको आगे केबल से पढ़ेंगे। ये चीज़ आपको बेसिक थॉट्स में पता होना चाहिए, इंट्रोडक्शन में पावर सिस्टम का पता होना चाहिए। अब हम आगे जाएंगे केबल में। तो आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा। आगे क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। गुड लक, हैव अ नाइस डे।